नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गोंडा पर। साथियों, आज से हम शुरू करेंगे इतिहास को बहुत ही सरल और आसान भाषा में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, है ना। बेसिक फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, इसमें हम जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन थे, प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, और विश्व मानव संग्रहालय क्या है, भारत में मानव संग्रहालय कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास के जनक की, तो इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है ना। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने अपनी किताब में इतिहास को सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करके लिखा था इतिहास के बारे में, इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रागैतिहासिक काल के जनक ये क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट को सन 1863 में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के समय की एक क्या बोलते हैं पुरातात्विक एविडेंस मिला था, इसलिए इनको प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है ना। और अगर बात करें हम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक की, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी पुरातात्विक स्थल हैं उनकी रिसर्च की थी और इनके नेतृत्व में बहुत सारे पुरातात्विक स्थल मिले, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो बात करें अगर कि विश्व मानव संग्रहालय क्या है, तो इतिहास में मिली जितने भी एविडेंस हैं विश्व स्तर पर जहाँ पे रखे गए हैं, जो भी मानव से संबंधित मिले एविडेंस हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? वो कोपेनहेगन में रखे गए हैं। ये कहाँ पे है? ये डेनमार्क में है। तो इसलिए विश्व मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? कोपेनहेगन में। अब वैसे अगर बात करें कि भारत में जो है मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भारत में मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका जो नया नाम, जो इसका न्यू नेम हो गया वो हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका नाम बदल कर रख दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो यहाँ हमने जाना बेसिक फैक्ट्स ऑफ इतिहास के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको कहा जाता है, और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किसने रखी। यहाँ पे हमने ये भी जाना कि विश्व मानव संग्रहालय कहाँ पे है, भारत में मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी बेसिक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब एक व्यक्ति हैं थॉमस। इन्होंने मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर सभ्यताओं का नामकरण किया। ठीक है, जो थॉमस जी थे वो इतिहास में जो भी वस्तुएं मिली उनके हिसाब से उन समय काल का जो है नामकरण किया। ठीक है, और उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो लिखावट के आधार पर यानी लिपि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे इतिहास में। यदि आपने कहीं भी थोड़ी सी भी इतिहास को पढ़ा होगा तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर है आदि ऐतिहासिक काल, फिर है ऐतिहासिक काल, है ना। तो अब अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, यानी कि इतिहास को क्यों 3 भागों में बांटा गया, क्यों हम 3 भागों में बांटकर इतिहास को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर सभ्यताओं का नामकरण थॉमस ने किया था और लिखावट के आधार पर वर्गीकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। यानी कि इतिहास में जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पर हमने जो है इतिहास में कालों का नाम रखा। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है
ये लिपियों के आधार पर रॉबर्ट ब्रूस ने बांटा था। और यहीं पे प्रागैतिहासिक काल में ही पत्थरों का प्रयोग होता था, इसलिए इसको जो है पाषाण सभ्यता थॉमस ने कहा था। ठीक है, तो यानी कि मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर सभ्यताओं का वर्गीकरण थॉमस ने किया था और लिखावट के आधार पर वर्गीकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यह वह काल है जिसमें हमें कोई भी लिपि की जानकारी नहीं मिलती, यानी हमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल, इसमें हमें लिपि मिलती है, लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखना है कि आज तक इस लिपि को हम पढ़ नहीं सके, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में जितनी भी हमें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, उस लिखी हुई चीज़ों को आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं कि कैसी कौन सी भाषा में लिखी है, कौन सी लिपि है, ये सारी चीज़ें। और आदि ऐतिहासिक काल में हम जो है कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे, यानी कि मानव कांसे से परिचित हो चुके थे। अब हम बढ़ते हैं जब ऐतिहासिक काल की तरफ, तो हम इसमें देखते हैं कि हमको इसमें लिपि देखने को मिलती है और साथ में हम इस लिपि को पढ़ने में भी सक्षम हैं। यानी जब मानव ऐतिहासिक काल की तरफ पहुंचते हैं, यानी मानव इतना विकसित हो चुके होते हैं कि वो जिस भाषा में लिखावट का प्रयोग करते हैं वो हम पढ़ने में भी सक्षम है, समझने में भी सक्षम है। लेकिन ऐतिहासिक काल में मानव पहुँचते पहुँचते लोहे का प्रयोग करना सीख गए थे, यानी लोहे से परिचित हो चुके थे। यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत मिलते हैं परंतु हम उसको पढ़ने में असक्षम हैं। वहीं पर ऐतिहासिक काल में हमको लिखित स्रोत मिलते हैं और हम उसको पढ़ने में भी सक्षम हैं। साथ में अगर हम बात करें वस्तुओं के आधार पर, तो प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग होता था, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग भी कहा गया है। और आदि ऐतिहासिक काल में कांसे का प्रयोग होता था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। और ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसको लोह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना इतिहास का वर्गीकरण, और इतिहास का वर्गीकरण किस आधार पर किसने किया, हमने ये सारी चीज़ें भी जानी। और इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ते हैं पाषाण काल, है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं पाषाण काल। तो अगर हम बात करें पाषाण काल में, ये वह काल है जब मानव अपने प्रारंभिक जीवन को शुरुआत कर रहा था, यानी कि अकॉर्डिंग टू NCERT 20 लाख साल पहले मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। और ये सभ्यता जो है पाषाण काल में 20 लाख पहले से 7,000 साल पहले तक की मानी जाती है। यानी कि जो इंसानी जीवन 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था, वो 7,000 साल पहले पहुँचते पहुँचते इतना विकसित हो चुका था कि उसको किन किन चीज़ों की जानकारियाँ हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो हम पाषाण काल को भी 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, है ना। तो हम पुरापाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो अगर हम बात करें कि मानव जीवन की उत्पत्ति की, तो मानव जीवन की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है, परंतु अगर हम बात करें सभ्यताओं की, तो ये हमें एशिया में विकसित होने को मिलती है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हमने देखी है वो एशिया में देखी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या उसके समकालीन कोई भी सभ्यताएं हो, तो ये सारी सभ्यताएं जो है एशिया में मिलती हैं। तो पाषाण काल की जब शुरुआत होती है, तो पाषाण काल में सबसे पहले शुरुआत होती है पुरापाषाण काल की, जिसमें हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल में मानव सिर्फ पेट भरने की दृष्टि से जीवन जीते हैं, इसलिए इनको खाना बदोश भी कहा जाता है ना। ये सिर्फ खाद को, यानी फूड को जो भी उस समय खाते रहे, उस समय तो मानव सिर्फ मांसाहारी थे, क्योंकि उनको अनाज वगैरह के बारे में जानकारी तो थी नहीं, तो सिर्फ वो जंगल शिकार करके और मांस वगैरह खाते थे, तो इसलिए इनको आखेटक भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि आखेटक मीन्स होता है शिकारी, और ये सिर्फ खाद्य संग्रह करते थे, यानी कि शिकार करते थे, उसको खाते थे और इकट्ठा करते थे। लेकिन फिर भी इस काल में मानव ने 2 बहुत महत्वपूर्ण खोज कर ली थी, 2 बहुत महत्वपूर्ण खोज कर ली थी। उसमें से सबसे पहली कौन सी खोज थी, वो थी आग की, है ना। क्या था कि
पुरापाषाण काल में मानव पत्थरों से औजार बनाते थे और उन्हीं से शिकार किया करते थे। कहीं पे ऐसा हुआ होगा कि जब पत्थरों को पत्थरों पर पटक कर या रगड़ कर उससे औजार बना रहे होंगे, उसी दरमियान कहीं पे चिंगारी निकली होगी, तो ऐसे ही आग की खोज हुई होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने चित्रकारी करना भी सीख लिया था। आग की खोज के साथ साथ वे चित्रकारी करना भी सीख गए थे। अब जो चित्रकारी करना सीख गए थे उसके जो एविडेंस हैं हमको भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? भीमबेटका की गुफा से। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? वो है एमपी में। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? एमपी में। मानव पुरापाषाण काल में ही आग की खोज कर लेते हैं और चित्रकारी करना भी सीख जाते हैं। और इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका की गुफा से। उसके बाद समय बीतता है, धीरे धीरे मानव मध्यपाषाण काल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और मध्यपाषाण काल में जब मानव प्रवेश करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि बड़े पत्थरों से काम नहीं चलने वाला है। फिर वो पत्थरों को छोटा करना सीख जाते हैं और छोटे छोटे पत्थरों से नुकीले नुकीले औजार बनाना सीख लेते हैं। और छोटे पत्थरों को, देखो पत्थरों को तो लिथ बोलते हैं और छोटे आकार के चीज़ों को माइक्रो बोलते हैं। तो इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है ना। तो जब मानव मध्यपाषाण काल में प्रवेश करते हैं तो वे पत्थरों के औजार छोटे और शार्प बनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ एज भी बोला जाता है ना। फिर धीरे धीरे वो के पशुपालन करना भी शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले वो कुत्ते को पालना सीखते हैं ना। सबसे पहले पशुपालन में वो कुत्ते को पालना सीखते हैं। उसके बाद मध्यपाषाण काल में ही मानव अंतिम संस्कार करना भी सीख जाते हैं, यानी उनको ये पता चल जाता है कि अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, क्या होता है। क्योंकि इसके एविडेंस हमको बुर्ज होम से मिलते हैं, जहाँ पे मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल मिलते हैं ना। तो इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं? इसके एविडेंस हमको मिलते हैं बुर्ज होम से। उसके बाद समय और बीतता है, धीरे धीरे मध्यपाषाण काल खत्म होता है और मानव नवपाषाण काल में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे और डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, फिर वे क्या करते हैं? वे मांसाहारी जीवन के साथ साथ शाकाहारी जीवन भी अडॉप्ट कर लेते हैं। वे खेती करना सीख जाते हैं। ठीक है, क्या करना सीख जाते हैं? नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख जाते हैं। अब जब आप खेती करेंगे तो आपको एक फसल उगाने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आपको उस स्थान पे रुकना पड़ेगा। इसी वजह से वे अस्थाई आवास बनाना सीख गए थे, यानी वो अस्थाई जीवन जीने लगे थे। मानव पुरापाषाण काल से चलते हुए मध्यपाषाण काल में पहुँचते हुए जब नवपाषाण काल में प्रवेश करते हैं तो वे खेती करना भी सीख जाते हैं और अस्थाई आवास बना लेते हैं, यानी कि वे अस्थाई जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अब जब आप खेती करेंगे और अस्थाई आवास बना के रहने लगेंगे तो आपको वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए किसी न किसी बर्तन की ज़रूरत होगी। जैसे अभी तो बहुत सारे चीज़ों के बर्तन बनाए जाते हैं, पर पहले क्या था? सिर्फ मिट्टी को पका के उसके बर्तन बनाए जाते थे। तो नवपाषाण काल में मानो मनका बनाना सीख गए थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। नवपाषाण काल में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करते हैं, किस चीज़ की? पहिए की। पहिए की खोज की वजह से दुनिया एक नई रफ्तार पकड़ती है। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। हम ये भी देखते हैं कि मानव जीवन की उत्पत्ति 20 लाख साल पहले हुई थी और वहाँ से 7,000 साल पहले तक मानव के जीवन किस प्रकार था, कैसे वो ट्रैवल करते हुए पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल में प्रवेश करते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हुए कितना डेवलप हो जाते हैं, कितनी सारी चीज़ों की आविष्कार कर लेते हैं और क्या क्या खोज वो कर चुके होते हैं। अब अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि के हमको साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हमको जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि 7,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं ना, 7,000 ईसा पूर्व के। वहीं पर हमको कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहवा से हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 6,000 ईसा पूर्व के हैं। और साथ में ही अभी नवीनतम खोज के अनुसार लेहोरा देव एक स्थान है, लेहोरा देव, यहाँ पे जो चावल के सबसे नवीनतम साक्ष्य मिले ये 9,000 ईसा पूर्व माने जा रहे हैं। यानी सबसे पुराने जो है चावल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? लेहोरा देव से। तो यहाँ तक हमने जाना इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि इतिहास के जनक कौन है, प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है,
रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल पढ़ते हैं, जिसमें कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हमने ये भी देखे कि खेती के साक्ष्य, जो कृषि के साक्ष्य हैं, वो कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, चित्रकारी के साक्ष्य जो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारी थी जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आज के लिए अभी यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम आगे कल से पढ़ेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।